गुड मॉर्निंग बेटा। तो आज हम पढ़ते हैं अपना जो हमारा जो टॉपिक बच गया था, मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ रहे थे हम। तो मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन में मैंने आपको उस दिन जो रिक्वायरमेंट होती है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, वो सारी चीज़ें मैंने आपको उस दिन पढ़ाई, यानी इसके पहले वाले वीडियो में। कि टेम्पलेट स्टैंड हम किसको कह रहे हैं बेटा? कि जो पेरेंटल डीएनए स्टैंड है, ठीक, जिसका रेप्लिकेशन होना है, ठीक, तो उस स्टैंड को हम क्या बोलते हैं बेटा? टेम्पलेट स्टैंड। ठीक, कि डबल स्टैंड डीएनए है, वो डबल स्टैंड डीएनए की दोनों स्टैंड सेपरेट हुए, ठीक, सेपरेट होने के बाद वाई शेप रेप्लिकेशन फोर्क का फॉर्मेशन किया उसने। ठीक, तो जो दोनों स्टैंड होगी, जिन दोनों स्टैंड की रेप्लिका कॉपी बननी है, ठीक, या जिनकी कॉम्प्लीमेंट कॉपी का सिंथेसिस होना है, उसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा? टेम्पलेट स्टैंड। ठीक, इसके अलावा मैंने बताया था कि आरएनए प्राइमर, कि डीएनए टेम्पलेट है, इस टेम्पलेट में जो डीएनए के रेप्लिकेशन की स्टार्टिंग करेगा, ठीक, तो डीएनए रेप्लिकेशन की स्टार्टिंग करने वाले शॉर्ट डीएनए स्टैंड को हम बोल रहे हैं आरएनए प्राइमर या प्राइमेज। ठीक, जो क्या कर रहा है? रेप्लिकेशन की स्टार्टिंग कर रहा है। तो ये चीज़ बताया था मैंने आपको। थर्ड था कि एंजाइम्स, ठीक, कि रेप्लिकेशन में एंजाइम भी लगेंगे बेटा। तो एंजाइम जैसे न्यूक्लियस एंजाइम। न्यूक्लियस एंजाइम मीन्स कि ऐसे एंजाइम जो डीएनए को कट करने के काम आएंगे। तो दो प्रकार के न्यूक्लियस एंजाइम थे, एक एक्सोन्यूक्लियस, दूसरा था एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस मीन्स बेटा कि ऐसा एंजाइम जो डीएनए के आउटर पोर्शन पे अटैक करेगा और डीएनए को स्टेप बाय स्टेप, यानी एक एक न्यूक्लियोटाइड को रिमूव कर देगा। तो ऐसे एंजाइम को हम क्या बोल रहे थे? एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ऐसा एंजाइम जो डीएनए के इनर पोर्शन पे अटैक करेगा और सिंगल स्ट्रैंड डीएनए को दो पार्ट में डिवाइड कर देगा, लेकिन डबल स्ट्रैंड डीएनए होगा तो उस डबल स्ट्रैंड डीएनए में निक का फॉर्मेशन करेगा। ठीक, फिर मैंने बताया था पॉलीमरेज एंजाइम। पॉलीमरेज एंजाइम मीन्स कि ऐसा एंजाइम जो डीएनए का पॉलीमराइजेशन करेगा, कि आरएनए प्राइमर से जाके जुड़ेगा कौन? पॉलीमरेज एंजाइम, और उस आरएनए प्राइमर पे एक एक न्यूक्लियोटाइड को जोड़ते हुए चला जाएगा। ठीक, तो ये क्या करेगा? न्यूक्लियोटाइड को ऐड करते हुए आगे चलेगा कौन? पॉलीमरेज एंजाइम। तो एक डीएनए की स्ट्रैंड का सिंथेसिस हो जाएगा। ठीक, तो उसको हम बोल रहे हैं पॉलीमरेज एंजाइम, यानी कि ऐसा एंजाइम जो डीएनए का पॉलीमराइजेशन करता हो। तो ये तीन प्रकार के बताया था मैंने प्रोकैरियोटिक में: पॉलीमरेज फर्स्ट, पॉलीमरेज सेकेंड, पॉलीमरेज थर्ड। तो डीएनए रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होता है कौन बेटा? पॉलीमराइजेशन के लिए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम। जबकि फर्स्ट और सेकेंड एंजाइम का फंक्शन क्या है? डीएनए के रिपेयर मैकेनिज्म में, कि डीएनए के शॉर्ट सेगमेंट का अगर सिंथेसिस करना हो, ठीक, तो उस शॉर्ट सेगमेंट के सिंथेसिस करने के लिए पॉलीमरेज फर्स्ट और पॉलीमरेज सेकेंड एंजाइम यूज होते हैं। ठीक, इसके अलावा मैंने एक और एंजाइम बताया था आपको, लाइगेज एंजाइम। लाइगेज एंजाइम दो न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ने का काम करेगा, यानी कि उनके बीच फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ठीक, तो ये थी बेटा डीएनए की पूरी रिक्वायरमेंट। इसके अलावा मैंने एक और बताया था आपको कि हेलिकेज एंजाइम एंड गायरेज एंजाइम। ठीक, तो हेलिकेज एंजाइम डबल स्ट्रैंड डीएनए के हेलिक्स को सेपरेट करके सिंगल स्ट्रैंड डीएनए में क्या कर देगा? कन्वर्ट करेगा। ठीक, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, कि जो डबल स्ट्रैंड डीएनए सेपरेट हुए हैं तो उसको वो फिर से उनकी कॉइलिंग ना हो या उनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड ना बन पाए, इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन का यूज़ किया जाता है। ठीक, तो ये चीज़ मैंने आपको पूरी उस दिन बताई थी बेटा। अब हम पढ़ते हैं आज उसका कि डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे होगा। ठीक, तो मैकेनिज्म ऑफ डीएनए
रेप्लिकेशन ठीक बेटा। तो बेटा डीएनए का जो रेप्लिकेशन है, तो रेप्लिकेशन की स्टार्टिंग हमेशा डीएनए में एक रेप्लिकेशन ओरिजिन पॉइंट होता है। ठीक, रेप्लिकेशन ओरिजिन पॉइंट से ही डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। जैसे अगर हम यूकैरियोटिक की बात करें, किसकी? यूकैरियोटिक डीएनए की। तो मान लीजिए कि ये यूकैरियोटिक डीएनए बेटा, इस यूकैरियोटिक डीएनए में कई रेप्लिकेशन ओरिजिन पॉइंट होते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक रेप्लिकेशन ओरिजिन पॉइंट ये है, एक रेप्लिकेशन ओरिजिन पॉइंट ये है, एक रेप्लिकेशन ओरिजिन पॉइंट ये है। ठीक, तो डीएनए का रेप्लिकेशन इस ओरिजिन पॉइंट से ही स्टार्ट होगा। ठीक, तो जब यहाँ से स्टार्ट होगा तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे पहले इसकी हेलिकेज एंजाइम के द्वारा इसके हेलिक्स खोलेंगे। तो मान लीजिए कि अगर हम इतना पार्ट खोल के देखें तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ऐसा। ठीक, ये हो गया, ये खुल गया बेटा। ठीक, अब डीएनए का रेप्लिकेशन इस पॉइंट पे स्टार्ट होगा। तो अगर इसको हम ऐसा काट के देख ले बेटा कि रेप्लिकेशन, तो ये ऐसा वाई शेप रेप्लिकेशन फोर्क बनेगा ये। ठीक, ये वाई शेप रेप्लिकेशन फोर्क बना। तो अब मैं ये कह रहा था कि डीएनए में कई रेप्लिकेशन ओरिजिन पॉइंट हैं, तो इन सब पॉइंट पे बेटा रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। ये नहीं कि बस यहीं पे स्टार्ट होगा, यहाँ पे भी स्टार्ट होगा, यहाँ पे भी स्टार्ट होगा, ये इधर से सिंथेसिस करते जाएगा, ये इधर से सिंथेसिस करते जाएगा, ये इधर से सिंथेसिस करते जाएगा। तो पूरे डीएनए का क्या हो जाएगा, रेप्लिकेशन हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आपको यहाँ से लेके यहाँ तक की बेटा दीवार बनानी है। ठीक, तो आपको जल्दी काम ख़त्म करना है तो आप क्या करोगे, कि आप ये करोगे कि यहाँ से यहाँ तक की दीवार एक व्यक्ति बना ले। ठीक, यहाँ से यहाँ तक की दीवार एक व्यक्ति बना ले। ठीक, आपस में जुड़ते जाएगी बाद में। यहाँ से यहाँ तक की दीवार एक व्यक्ति बना ले। ठीक, तो काम आपने बांट दिया, तो क्या हो रहा है, काम जल्दी हो रहा है कि एक टीम ये वाला काम कर रही है, एक टीम इतना काम कर रही है, एक टीम इतना काम कर रही है, तो ये पूरी दीवार क्या हो गई, बन गई जल्दी। लेकिन अगर एक ही व्यक्ति इस दीवार को बनाते जाएगा धीरे 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 तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक, तो मैं ये कह रहा था कि डीएनए में कई रेप्लिकेशन ओरिजिन पॉइंट है, तो हर रेप्लिकेशन ओरिजिन पॉइंट पे डीएनए का रेप्लिकेशन क्या होगा, स्टार्ट होगा। ठीक, तो जैसे ये यहाँ से रेप्लिकेशन फोर्क बना, ये इसने स्टार्टिंग किया, ये धीरे धीरे खुलते चला गया बेटा, तो धीरे धीरे यहाँ तक खुला ये। ठीक, यहाँ पे फिर स्टार्टिंग है, तो ये धीरे धीरे खुलते हुए इधर गया आगे, इधर रेप्लिकेशन हुआ है। ठीक, तो ऐसे एक पॉइंट से रेप्लिकेशन क्या होता है, स्टार्ट होता है, किसमें, यूकैरियोटिक में। ठीक, तो अब हम इसको समझ लें कि कैसे डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। तो मैं समझता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो कि रेप्लिकेशन ओरिजिन पॉइंट हम किसको कह रहे हैं, कि डीएनए में एक ऐसा पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं ओरी साइट या ओरिजिन साइट, वहाँ से डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। ठीक, तो मान लीजिए कि डीएनए का हम रेप्लिकेशन स्टार्ट करें, तो सपोज कि एक डबल स्ट्रैंड डीएनए है बेटा। ठीक, ये डबल स्ट्रैंड डीएनए है, ये इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड बने हुए हैं न्यूक्लियोटाइड के बीच। ठीक, इसका ये थर्ड फ्री एंड, ये फिफ्थ फ्री एंड, ये फिफ्थ और ये थर्ड। ठीक है, ये डबल स्ट्रैंड डीएनए बेटा। अब इस डबल स्ट्रैंड डीएनए का जब रेप्लिकेशन होना होगा तो क्या होगा, सबसे पहले हेलिकेज एंजाइम। ठीक, कौन इन्वॉल्व होगा बेटा, हेलिकेज। हेलिकेज एंड गायरेज एंजाइम क्या करेंगे, इसके हेलिक्स को खोल देंगे। ठीक, तो जब ये यहाँ से खुलेगा दोनों स्ट्रैंड, तो एक वाई शेप रेप्लिकेशन फोर्क बनेगा। तो अब हमने इस डीएनए को मान लीजिए कि इसका पूरा टेंशन निकल गया और ये सीधा हो गया और खुल गया। ठीक, तो ये एक रेप्लिकेशन फोर्क बना बेटा।
ठीक। ये डबल स्टैंड डीएनए था बेटा, ये खुल गया ऐसा, ठीक। ये इसका थर्ड एंड है, ये इसका फिफ्थ एंड है, ठीक। तो यहाँ से अब मिटा दें इसको हम, ठीक। ये इसका फिफ्थ फ्री एंड है बेटा, ठीक। ये इसका थर्ड फ्री एंड है, ठीक। थर्ड एंड फ्री एंड मैंने आपको बता दिया था 11th में भी कि किसको कहते हैं। अब जब इनके बीच के न्यूक्लियोटाइड के बॉन्ड खुले बेटा, ये एक एक न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे प्रेजेंट रहे होंगे ऐसे, ये, ठीक। सबके बीच की क्या हो गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट गई, ये, ठीक। तो इसको किसने तोड़ा है बेटा, हेलिकेज एंजाइम ने। तो सबसे पहले यहाँ पे आके कौन जुड़ा होगा, ये हेलिकेज एंजाइम यहाँ पे आके ऐड हुआ। इस हेलिकेज एंजाइम ने डीएनए को, डबल स्टैंड डीएनए को के बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ था उसको तोड़ दिया। तो इस हेलिकेज एंजाइम को ऐसा करने के लिए कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो एनर्जी बेटा एटीपी के रूप में ये कंज्यूम करता है, ठीक। तो एटीपी के रूप में इसको एनर्जी, ठीक। ये एटीपी जब टूटी तो क्या बना, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो इनके टूटने से जो एनर्जी लिबरेट हुई, उस एनर्जी का यूज़ किया है इसने, किसने, ये गायरेज एंजाइम, ठीक। ये हेलिकेज एंजाइम हो गया बेटा। ठीक। इस पे याद रखना बेटा, एंजाइम्स पे क्वेश्चन आते हैं कि हेलिकेज एंजाइम का क्या फंक्शन है, पॉलीमरेज एंजाइम किसे कहते हैं, पॉलीमरेज एंजाइम का क्या फंक्शन है, ठीक। एक्सोन्यूक्लियस किसे कहते हैं, एंडोन्यूक्लियस किसे कहते हैं। तो ये ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन इस पे आते हैं, ठीक। तो बेटा ये देखो, ये इसने हेलिकेज एंजाइम ने इसके हेलिक्स को खोल दिया। अब ये दोनों स्टैंड सेपरेट हो गए, ठीक। इस स्टैंड का भी रेप्लिकेशन होना है, इस स्टैंड का भी रेप्लिकेशन होना है। तो अब इस स्टैंड को हम क्या बोलेंगे बेटा, टेम्पलेट स्टैंड। इसको हम क्या बोलेंगे अब, टेम्पलेट स्टैंड। तो ये एक टेम्पलेट स्टैंड है, ये एक टेम्पलेट स्टैंड है। ये टेम्पलेट स्टैंड बनी बेटा। टेम्पलेट स्टैंड का फॉर्मेशन हुआ, यानी कि जब डीएनए की दोनों स्टैंड सेपरेट हो गई, तो क्या होगा कि अगर यहाँ पे हम कोई टेंशन नहीं देंगे, मान लीजिए कि यहाँ पे अगर हम कोई टेंशन देके ना रखें, तो ये क्या होगा कि ये डीएनए की स्टैंड फिर से आके जुड़ जाएगी, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए थे बेटा ये न्यूक्लियोटाइड। इनके बीच अट्रैक्शन बहुत अधिक होने के कारण, जैसे ये हेलिकेज एंजाइम ने यहाँ अटैक किया था, इसने धीरे धीरे इसकी अनजिपिंग करते लाया, ठीक, या अनवाइंडिंग करते हुए लाया। जैसे ये डीएनए ऐसा था मान लीजिए, ठीक। तो हेलिकेज ने यहाँ अटैक किया, धीरे धीरे इसको खोलते हुए चला बेटा, ठीक। तो ये खोलते खोलते कहाँ आ गया, एंड पे आ गया, ठीक, इसकी अनवाइंडिंग करते हुए। लेकिन जैसे ये आगे हटेगा तो ये फिर से क्या होगा, फिर से जुड़ सकता है। तो हम क्या करें, यहाँ पे कोई चीज़ ऐसा टेंशन दे दे कि ये ऐसा फैला का फैला रहे, ठीक। तो यहाँ पे यूज़ होता है बेटा सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक। तो सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन क्या करेगा, यहाँ पे एक टेंशन की तरह वर्क करेगा और ये दोनों स्टैंड को सेपरेट ही रहने देगा, ऐसी सेपरेट रहेगी दोनों स्टैंड, ठीक, ऐसी जुड़ेगी नहीं, ठीक। तो यहाँ पे अब आके जुड़ेंगे कौन बेटा, सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ये ऐसे टेट्रामर स्ट्रक्चर बना रहे हैं इसका, ये सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन बेटा, ये आके यहाँ जुड़ गए।
ठीक, इसको हम बोलते हैं SSB। ठीक, ये क्या है बेटा, ये है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, इसको हम बोलेंगे सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक, इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, SSB। ठीक, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन बेटा ये आके बाइंड हो गए। तो इनने क्या किया है कि इस स्ट्रैंड को ऐसी, ठीक, सेपरेट रखा है एक दूसरे से। अब यहां तक बेटा इसका वर्क हो गया। अब डीएनए का जो रेप्लिकेशन है, तो एक चीज हमेशा याद रखना बेटा कि डीएनए का रेप्लिकेशन हमेशा किस दिशा में होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन हमेशा 5th एंड टू 3rd एंड डायरेक्शन में होगा। किस दिशा में होगा, 5th एंड टू 3rd एंड डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में ही डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। इस पे क्वेश्चन भी पूछता है कि डीएनए का रेप्लिकेशन हमेशा किस डायरेक्शन में होता है, तो आप लिखेंगे 5th एंड टू 3rd एंड डायरेक्शन में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। ठीक, वो इसलिए क्योंकि जो पॉलीमरेज एंजाइम है, पॉलीमरेज एंजाइम हमेशा फंक्शन इसी दिशा में करेगा, यानी वो प्रूफ रीडिंग करता है पहले, अभी हम बताते हैं कैसे करता है। ठीक, तो इतना समझ में आ गया डीएनए का रेप्लिकेशन किस डायरेक्शन में होगा बेटा, 5th एंड टू 3rd एंड डायरेक्शन। तो देखो डीएनए के रेप्लिकेशन की स्टार्टिंग में यहाँ पे हेलिकेज एंजाइम की प्रेजेंट में बेटा, ये हेलिकेज एंजाइम ने इन दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट किया। सेपरेट होने के बाद इसमें सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन आके बाइंड हो गए। ठीक, बाइंड होने के बाद अब दोनों डीएनए स्ट्रैंड का, ये एक स्ट्रैंड है, ये दूसरी स्ट्रैंड है, दोनों स्ट्रैंड का सिंथेसिस एक साथ होगा, साथ साथ चलेगा दोनों का सिंथेसिस। ठीक, तो दोनों स्ट्रैंड पे सबसे पहले आरएनए प्राइमरेज एंजाइम, कौन बेटा, आरएनए प्राइमेज एंजाइम। ठीक, प्राइमरेज एंजाइम, जिसको ये एंजाइम एक आरएनए प्राइमर का सिंथेसिस करेगा। कहाँ पे, दोनों स्टैंड पे। ठीक, दोनों स्टैंड पे सिंथेसिस करेगा। तो दोनों स्टैंड पे कहाँ पे सिंथेसिस करेगा बेटा, डीएनए का सिंथेसिस हमेशा बोल रहे हैं हम इससे इस दिशा में होगा, 5th एंड से 3rd एंड डायरेक्शन। तो एक डीएनए यहां पे आरएनए प्राइमर का सिंथेसिस होगा एक, ठीक, एक आरएनए प्राइमर का यहां सिंथेसिस होगा। अब आप बोलोगे कि सर आपने तो बोला कि 5th एंड से 3rd एंड डायरेक्शन में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, लेकिन आप आरएनए प्राइमर बना रहे हो 3rd एंड पे कहोगे, है ना। तो ये टेम्पलेट स्टैंड का 3rd एंड है बेटा, लेकिन आरएनए प्राइमर का ये कौन सा एंड है, ये देखो, ये आरएनए प्राइमर का ये 5th एंड है। ठीक, और आरएनए प्राइमर का ये कौन सा एंड है, ये 3rd एंड है। ठीक, तो हमको किसको देखना है, इसको, किसको, प्राइमर का डायरेक्शन देखना है, ना कि टेम्पलेट स्टैंड का डायरेक्शन देखना है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो यहाँ पे भी ये इसका 5th एंड डायरेक्शन है बेटा आरएनए प्राइमर का, और ये इसका कौन सा डायरेक्शन है, 3rd एंड डायरेक्शन है। ठीक, तो सबसे पहले बेटा आरएनए प्राइमर का सिंथेसिस होगा। ठीक, आरएनए प्राइमर का सिंथेसिस हो गया। तो ये आरएनए प्राइमर का सिंथेसिस कौन कर रहा है, आरएनए प्राइमरेज एंजाइम। ठीक, आरएनए प्राइमरेज एंजाइम ने किसका सिंथेसिस की, आरएनए प्राइमर। ठीक, इसी को हम बोलते हैं प्राइमेज। ठीक,
तो आरएनए प्राइमर का इसने क्या कर ली बेटा, सिंथेसिस कर ली। आरएनए प्राइमर एक सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है जो 10 to 16 न्यूक्लियोटाइड लंबा होता है। ठीक, 10 से 60 न्यूक्लियोटाइड वो क्या होगा, लंबा होगा। ठीक, तो बेटा आरएनए प्राइमर आके यहाँ पे जुड़ गए। ठीक, आरएनए प्राइमर आने के बाद क्या होगा कि अब यहाँ पे पॉलीमरेज एंजाइम आके जुड़ेंगे। हमने आरएनए प्राइमर का क्या फंक्शन पढ़ा बेटा, आरएनए प्राइमर एक ऐसे शॉर्ट आरएनए है जो डीएनए रेप्लिकेशन की क्या करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, प्राइमर। ठीक, तो यहाँ पे 5th एंड पे आके, यानी कि इस टेम्पलेट के 3rd एंड पे, और ये यहाँ पे क्या है, ये इसका 5th एंड है। अब यहाँ पे आरएनए प्राइमर आके जुड़े, वो सॉरी पॉलीमरेज एंजाइम आके जुड़ेंगे। तो ये पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ आके जुड़ गए बेटा, ये क्या है, पॉलीमरेज एंजाइम। पॉलीमरेज एंजाइम जैसे यहाँ आके जुड़ा, ठीक, तो जुड़ने के बाद पॉलीमरेज एंजाइम का काम क्या होगा बेटा कि ये एक के बाद एक न्यूक्लियोटाइड को यहाँ पे जोड़ते जाएंगे। किससे जोड़ते जाएंगे, इस आरएनए प्राइमर से। ठीक, तो जोड़ने के बाद एक एक न्यूक्लियोटाइड आगे जुड़ते चले। ठीक, तो डीएनए के एक स्ट्रैंड का सिंथेसिस हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे ये होता है कि इस पॉलीमरेज एंजाइम को किस न्यूक्लियोटाइड को किस सीक्वेंस में जोड़ना है, ये कैसे पता। तो ये क्या करता है, ये जो आरएनए सॉरी जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है, ठीक, ये जो पॉलीमरेज एंजाइम है, ये कौन सा एंजाइम है, पॉलीमरेज 3rd। तो ये बेटा एक बार पूरा यहाँ से यहाँ तक आता है, पूरा डीएनए में चलते हुए, और ये इसके सीक्वेंस को पढ़ते हुए जाता है, जिसको हम बोलते हैं प्रूफ रीडिंग। ठीक, टेम्पलेट की क्या करेगा, ये प्रूफ रीडिंग करेगा, यानी ये पॉलीमरेज एंजाइम इस डीएनए में कौन कौन से सीक्वेंस में न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है उस चीज़ को पढ़ेगा। तो ये कैसे पढ़ते चलेगा, मान लीजिए कि यहाँ पे एडिनिन है, थाइमिन है, साइटोसिन है, ग्वानिन है, एडिनिन है, थाइमिन है, ग्वानिन है। तो ये देखो, इनको पढ़ते हुए आएगा, ये पढ़ने के बाद फिर रिवर्स हो जाएगा, अपनी जगह पे चला जाएगा। ठीक, तो ये क्या करेगा, प्रूफ रीडिंग करेगा एक बार। ठीक, तो ये हमेशा प्रूफ रीडिंग किस दिशा में करता है बेटा, 5th एंड टू 3rd एंड डायरेक्शन में। ठीक, 5th एंड से 3rd एंड दिशा में प्रूफ रीडिंग करता है। तो इसीलिए डीएनए का रेप्लिकेशन भी इसी दिशा में होता है। ये प्रूफ रीडिंग इस दिशा में नहीं करेगा। ठीक, वो हमेशा किस दिशा में करेगा, इसी दिशा में करेगा। ठीक है बेटा, तो ये प्रूफ रीडिंग करते हुए जाएगा इस दिशा में, और इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि ये 3rd एंड से 5th एंड की दिशा में नहीं जाएगा प्रूफ रीडिंग करते। ये किस दिशा में जा रहा है बेटा, 5th से 3rd एंड दिशा में। ठीक, तो जब ये यहाँ पे आके बाइंड हुआ है, तो एक पॉलीमरेज एंजाइम की यूनिट यहाँ पे भी आके बाइंड होगी बेटा, इस साइड। मैंने यहाँ बनाया था जब भी आपको दिखाने के लिए। ठीक है, तो इसको मिटाओ आप थोड़ी देर के लिए। तो देखो यहाँ पे अभी बेटा कुछ चीज़ छुपी हुई है, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्यों आके यहाँ जुड़ेगा। तो चूंकि पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ आके बाइंड हुआ है बेटा, ये ठीक, तो इसकी जो सब यूनिट है, एक सब यूनिट यहाँ भी आके बाइंड होगी इसी के सीधे में। ठीक, क्योंकि ये इससे जुड़ी हुई है बेटा पॉलीमरेज एंजाइम। तो एक पॉलीमरेज एंजाइम कहाँ आके जुड़ा बेटा, यहाँ पे, ये। अब यहाँ दिक्कत ये आ रही है कि अगर हम ये कह रहे हैं कि जो पॉलीमरेज एंजाइम है
ये प्रूफ रीडिंग हमेशा 5th से 3rd डायरेक्शन में करता है। अब यहाँ 5th से 3rd कैसे हो जाएगा बेटा? अगर आरएनए प्राइमर अगर ये इधर प्रूफ रीडिंग करते जाएगा, कौन? पॉलीमरेज एंजाइम की। जैसे यहाँ प्राइमर अगर जुड़ा हुआ है, मान लीजिए कि यहाँ पे प्राइमर प्रेजेंट है, ये प्राइमर है, ठीक। अब ये 3rd एंड है बेटा, है ना, सॉरी ये 5th एंड है, तो इसका यहाँ पे ये 3rd होगा और ये 5th होगा, है ना। तो अब इसको प्रूफ रीडिंग करते हुए किधर जाना है? इधर जाना है। इधर जाएगा तो गलत हो जाएगा, होएगा, ठीक। तो ये क्या करेगा? प्रूफ रीडिंग इसी साइड करेगा। तो ये यहाँ से केवल कितने न्यूक्लियोटाइड को पढ़ पाएगा बेटा? 1 2 3 4। यहाँ से डीएनए की चैन है ही नहीं है आगे, ठीक। तो यहाँ आके रुक जाएगा। तो डीएनए के एक शॉर्ट सेगमेंट का सिंथेसिस होगा, ठीक। जब ये आगे बढ़ेगा तो ये भी आगे बढ़ेगा, तो फिर ये छोटे से टुकड़े का फिर सिंथेसिस करेगा, ठीक। तो क्या होगा कि ये वाली चैन जो बनेगी बेटा, तो ये डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होगा इसका, ठीक। यानी पहले ये तो कंटिन्यूअस चल रही है क्योंकि इसके 3rd एंड पे, ठीक, न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने के लिए OH ग्रुप है, ठीक। ये थर्ड एंड पे OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड को या फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन 5th एंड पे ऐसा कोई, ठीक, ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता। आप शुगर बना के देख लीजिए, ठीक। ये 1st कार्बन बेटा, ये 2nd और ये 3rd। तो 3rd पे क्या होता है? यहाँ H, यहाँ OH, ठीक। तो जब अगला न्यूक्लियोटाइड इससे जुड़ना है तो OH ग्रुप फ्री होना चाहिए कि नहीं? ये तो 5th ग्रुप पे क्या हो गया? CH2OH, ठीक। यहाँ पे फॉस्फेट बॉन्ड, P डबल बॉन्ड O, ठीक। अब अगला न्यूक्लियोटाइड जब जुड़ेगा तो 3rd एंड पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसी से तो जुड़ेगा, ठीक। तो ये देखो, ये 3rd एंड है, 3rd एंड पे क्या होगा? OH ग्रुप। तो अगला न्यूक्लियोटाइड इससे जुड़ता हुआ चला जाएगा, ठीक। लेकिन यहाँ पे 5th एंड है, 5th एंड पे फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होते, यहाँ पे फ्री नहीं है। ये देखो, इसमें फॉस्फेट ग्रुप है, OH ग्रुप है क्या? फ्री नहीं है, ठीक। तो अगला न्यूक्लियोटाइड इसके साथ जुड़ नहीं पाएगा यहाँ, तो वहाँ पे आ जाएगा गैप, ठीक है। ये तो ये वाली जो चैन बनेगी बेटा, तो ये डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होगा, लेकिन इसका क्या होगा? कंटिन्यूअस सिंथेसिस होगा। तो अब आप ये देखिए कि ये कैसे कंटिन्यूअस सिंथेसिस होगा। तो अब ये बेटा पॉलीमरेज एंजाइम है यहाँ पे, ठीक। ये पॉलीमरेज एंजाइम, अब फिर से ये एक स्टैंड का सिंथेसिस पढ़ लेते हैं हम पहले, कि सबसे पहले इस टेम्पलेट स्टैंड के 3rd एंड पे आरएनए प्राइमर का सिंथेसिस हुआ, ठीक। आरएनए प्राइमर के सिंथेसिस होने के बाद यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आके बाइंड हुआ। ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम इसकी पूरी प्रूफ रीडिंग करेगा कि कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड को लाके जोड़ना है, ठीक। तो प्रूफ रीडिंग किया, अब ये एक के बाद एक न्यूक्लियोटाइड को जोड़ते हुए चला जाएगा। तो जैसे मैं बात करूँ यहाँ की, तो यहाँ पे क्या है बेटा? ग्वानिन, ये ग्वानिन है, तो आरएनए पॉलीमरेज ने पढ़ लिया है। तो अब यहाँ ग्वानिन है तो वो यहाँ लाके जोड़ेगा किसको? साइटोसिन को। ये साइटोसिन को लाके जोड़ दिया बेटा यहाँ पे। यहाँ एडिनिन है तो वो यहाँ लाके जोड़ेगा किसको? थाइमिन को। ये पॉलीमरेज आगे चलता जाएगा बेटा, ऐसा बढ़ता जाएगा ये, ठीक है। यहाँ एडिनिन है तो फिर ये लाके जोड़ेगा किसको? थाइमिन को। जुड़ रहे हैं? ये थाइमिन है तो यहाँ लाके जोड़ देगा एडिनिन को। ये फिर थाइमिन है तो लाके जोड़ेगा एडिनिन को। यहाँ ग्वानिन है तो लाके जोड़ेगा साइटोसिन को। यहाँ ग्वानिन है तो लाके जोड़ेगा किसको? साइटोसिन को। तो देखो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की प्रेजेंट में डीएनए का कंटिन्यूअस सिंथेसिस हुआ बेटा। तो ये चैन बनती चली ऐसी आगे। ये किसकी प्रेजेंस में बन रही है? पॉलीमरेज एंजाइम की प्रेजेंट में। तो ये देखो, ये डीएनए की कंटिन्यूअस सिंथेसिस हो गई बेटा, एक चैन, यानी एक स्ट्रैंड कंटिन्यूअस बनी
बाद में इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी ऐसी, ठीक। यहाँ पे ये ग्वानिन था तो ये क्या जुड़ा होगा, मैंने बोला बेटा साइटोसिन। यहाँ एडिनिन है तो ये थाइमिन को लाके जोड़ा, एडिनिन है तो थाइमिन को, थाइमिन है तो एडिनिन को, थाइमिन है तो एडिनिन को, ग्वानिन है तो साइटोसिन। तो ऐसे जुड़ते चले तो ये डीएनए की एक चेन बनी बेटा ये, ठीक। ये ऐसे धीरे धीरे चलेगी आगे, आगे तक आ जाएगी पूरी बढ़ते हुए, ठीक। अब यहाँ पे मैंने बोला था कि इसकी एक यूनिट यहाँ, ये पॉलीमरेज एंजाइम है तो ये पॉलीमरेज एंजाइम जब यहाँ था तो दूसरा पॉलीमरेज की यूनिट भी कहाँ आके जुड़ेगी बेटा, यहाँ, ये, ठीक। आरएनए प्राइमर का सिंथेसिस यहाँ पे हो जाएगा ये, ठीक। अब ये किस साइड सिंथेसिस करता चलेगा बेटा, इस साइड। ये इसका 5th एंड है और ये इसका क्या है, 3rd एंड है, किसका, प्राइमर का। तो ये इतना लंबा ना बनाते हुए हम इसको छोटा बना दें, ये मान लीजिए ये 3rd एंड है, ठीक। तो अब ये डीएनए को ये पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ आके जुड़ा है तो इसने केवल इतनी प्रूफ रीडिंग किया है बेटा, यहाँ से यहाँ तक किसको जोड़ना है करके। तो इसने ये सिंथेसिस करते यहाँ से यहाँ तक ले गया चैन को, इतना, ठीक। फिर ये पॉलीमरेज एंजाइम आगे आएगा यहाँ पे, यहाँ एक आरएनए प्राइमर फिर लगेगा, एक नया प्राइमर फिर लगेगा। इसमें एक ही प्राइमर से पूरे जुड़ते गए, यहाँ पे तो अब ये प्राइमर ख़त्म हो गए यहाँ, तो अब यहाँ दूसरा आरएनए प्राइमर आएगा, वो फिर इधर से इधर इसको सिंथेसिस करते ले जाएगा, फिर तीसरा प्राइमर यहाँ जुड़ेगा फिर ले जाएगा। तो देखो बेटा इनके बीच में क्या आ रहा है, गैप आ रहा है। तो ये वाली स्टैंड जो है तो ये डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होगी, कैसी होगी, डिसकंटिन्यूअस, ठीक। तो इसको मैं ऐसा सीधे बना दूं, ये तो ये बेटा कंटिन्यूअस सिंथेसिस हुआ है। इसका कैसा सिंथेसिस होगा, डिसकंटिन्यूअस, कि ये आरएनए प्राइमर ये यहाँ तक सिंथेसिस हुआ, ये प्राइमर है इसका, ठीक। ये प्राइमर का 5th एंड, ये 3rd एंड। तो इसने यहाँ से यहाँ तक डीएनए का सिंथेसिस किया, फिर यहाँ एक प्राइमर आके जुड़ेगा बेटा, ये फिर यहाँ से यहाँ तक इसका सिंथेसिस करेगा, ये इसका 5th एंड, ये इसका 3rd एंड, ठीक। ये हुआ, फिर एक आरएनए प्राइमर जुड़ेगा, फिर ये डीएनए को यहाँ से यहाँ तक सिंथेसिस करेगा, ठीक। तो एक चैन का बेटा कंटिन्यूअस सिंथेसिस हुआ है, दूसरे का कैसा हुआ है, डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस हुआ है, ठीक। तो ये जो कंटिन्यूअस सिंथेसिस हो रहा है बेटा, ये इसको हम बोलते हैं लीडिंग स्टैंड। इसको क्या बोलेंगे हम, लीडिंग स्ट्रैंड, क्योंकि ये लीड करते हुए चल रही है, ठीक। कि एक आरएनए प्राइमर आके यहाँ जुड़ा, इस आरएनए प्राइमर से एक के बाद एक न्यूक्लियोटाइड कंटिन्यूअस जुड़ते चले गए, ठीक। तो डीएनए की स्ट्रैंड का कंटिन्यूअस सिंथेसिस हुआ, जबकि दूसरी स्ट्रैंड का डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होता है, ठीक। ये डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस हुआ है। अब क्यों हुआ है डिसकंटिन्यूअस, ये मैंने आपको बता दिया कि जो पॉलीमरेज एंजाइम होता है वो हमेशा प्रूफ रीडिंग जब करता है तो 5th एंड से 3rd एंड के डायरेक्शन में ही प्रूफ रीडिंग करेगा। कि जैसे यहाँ पे पॉलीमरेज एंजाइम था बेटा, ये एक पॉलीमरेज यहाँ था, इसने डीएनए को यहाँ से इधर पढ़ते गया, अब इधर तो चैन है ही नहीं है तो यहाँ आके टर्मिनेट हो गई, तो इतना सा पार्ट सिंथेसिस हुआ था। फिर ये पॉलीमरेज आगे चला तो इसने फिर यहाँ से यहाँ तक पढ़ते हुए गया, तो इसने इतना टुकड़ा एक सिंथेसिस किया। फिर पॉलीमरेज आगे यहाँ आया तो इसने यहाँ से यहाँ तक प्रूफ रीडिंग किया और इतने का सिंथेसिस किया। तो ये क्या हो रहा है बेटा, डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस हुआ है। तो इस डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस वाली जो स्टैंड होती है इसको हम बोलते हैं लैगिंग स्टैंड। क्या बोलते हैं बेटा, ठीक। तो देखो जब डीएनए का कंटिन्यूअस सिंथेसिस होता है तो उसको हम बोलते हैं लीडिंग स्टैंड,
और जब डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होता है तो उसको हम बोलते हैं लैगिंग स्टैंड। ठीक, तो अब यहाँ पे बेटा डीएनए की दोनों कॉम्प्लीमेंट स्टैंड बन गई, इस टेम्पलेट की भी कॉम्प्लीमेंट बन गई, इसकी भी कॉम्प्लीमेंट बन गई, लेकिन ये तो कंटिन्यूअस बनी है ना, ये डिसकंटिन्यूअस बनी है। तो डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस जब हुआ है तो यहाँ से बेटा अब क्या होगा कि अब रेप्लिकेशन की एंडिंग में इस आरएनए प्राइमर को यहाँ से रिमूव किया जाएगा। ठीक, तो ये रिमूव हो गया, ये रिमूव हो जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा, गैप आ गई, ये स्पेस बन गया, यहाँ पे खाली जगह आ गई। मान लीजिए कि इस आरएनए प्राइमर ने 2 न्यूक्लियोटाइड की जगह घेर के रखा था। ठीक, ये 2 न्यूक्लियोटाइड से जुड़ा हुआ था, तो ये क्या आ गया, यहाँ पे गैप आ गया, यहाँ गैप आ गया, यहाँ गैप आ गया। तो अब गैप आया है तो इस आरएनए प्राइमर को किसने रिमूव किया बेटा, इसको रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं किसका, एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम का। ठीक, तो मैंने आपको 3 प्रकार के एंजाइम पढ़ाया था बेटा, पोल फर्स्ट, पोल सेकेंड, पोल थर्ड, यानी कि जो पॉलीमरेज एंजाइम है ये 3 प्रकार के होते हैं, ये कहा था, जिसमें से पॉलीमरेज थर्ड पॉलीमराइजेशन का काम करता है और ये 2 एंजाइम क्या करते हैं बेटा, रिपेयर मैकेनिज्म। ठीक, रिपेयर मैकेनिज्म करेंगे ये कि डीएनए के शॉर्ट सेगमेंट का जब सिंथेसिस करना हो तो कौन यूज होता है बेटा, पॉलीमरेज फर्स्ट। तो यहाँ पे देखो, इस आरएनए प्राइमर को रिमूव करना है, यहाँ से रिमूव करना है, यहाँ से रिमूव करना है, यहाँ से, तो पॉलीमरेज फर्स्ट की प्रेजेंस में ये रिमूव भी होंगे। ठीक, और नया पार्ट का सिंथेसिस भी होगा। तो पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम क्या करेगा कि यहाँ पे जितना ब्लैंक स्पेस है, यानी जो आरएनए प्राइमर ने जितनी जगह ऑक्यूपाई करके रखा था, उस आरएनए प्राइमर को रिमूव करेगा कौन, पॉलीमरेज फर्स्ट, और उतने पार्ट का सिंथेसिस करेगा। तो ये पॉलीमरेज फर्स्ट यहाँ पे इन्वॉल्व हुआ बेटा, इसने ये सिंथेसिस कर दिया, जितनी जगह पे आरएनए प्राइमर था वैसे ही यहाँ पे सिंथेसिस कर दिया ये पार्ट, वैसे ही यहाँ सिंथेसिस कर दिया। तो ये जो गैप था वो गैप भर गया। फिर भी देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट इससे जुड़ा नहीं है, अभी ये जुड़ा है क्या, नहीं जुड़ा है। ठीक, तो अब इस पार्ट को सील करना है बेटा, ताकि कंटिन्यूअस स्टैंड बन सके। तो सील करने के लिए लाइगेज एंजाइम का यूज होगा। तो लाइगेज एंजाइम क्या करेगा, इन दोनों के बीच फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगा और ये नई चेन बन, यानी कि ये कंटिन्यूअस एक स्टैंड बन जाएगी। ठीक, तो ये जो बेटा पीस में जो डीएनए बने थे ये ठीक, टुकड़े टुकड़े में डीएनए का सिंथेसिस हुआ। इस फ्रेगमेंट को हम बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ठीक, ओकाजाकी फ्रेगमेंट, क्या बोल रहे हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ओकाजाकी नामक साइंटिस्ट ने डीएनए रेप्लिकेशन में इस फ्रेगमेंट की खोज की थी। ठीक, किसने, ओकाजाकी ने। ओकाजाकी ने यह बताया कि डीएनए का जब डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होता है तो डीएनए स्मॉल फ्रेगमेंट के रूप में सिंथेसिस होते हैं। उन स्मॉल फ्रेगमेंट को नाम दिया गया क्या, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ठीक, तो ये स्मॉल फ्रेगमेंट थे बेटा, ये ऐसे ऐसे सिंथेसिस हुए थे। ठीक, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ठीक, तो ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट आपस में किससे जुड़ेंगे बेटा, लाइगेज एंजाइम से। लाइगेज एंजाइम से जुड़ने के बाद ये कंटिन्यूअस स्टैंड में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक, तो इस प्रकार से डीएनए की कंटिन्यूअस स्टैंड बन जाएगी फिर। ठीक, तो ये है बेटा डीएनए का पूरा रेप्लिकेशन। ठीक, अगर आपको कहीं डाउट होता है या समझ नहीं आता है तो आप वीडियो को बैक करके देख लो। ठीक, तो आपको क्लियर हो जाएगा। थैंक यू बेटा।